अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट सर्किट्स। इससे पहले हम कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को इंडिविजुअली हम पढ़ चुके हैं कि अगर वो सर्किट्स में हों तो वो कैसे बिहेव करते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप कोई भी क्वांटिटी ऐसे सर्किट में फाइंड करना चाह रहे हैं जिसमें कैपेसिटर या इंडक्टर मौजूद है तो आप उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रांजिएंट सर्किट्स की तरफ। ट्रांजिएंट सर्किट्स जैसे कि आरएल सर्किट्स ही होते हैं, मीन्स ऐसे सर्किट जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर, एक कैपेसिटर या एक इंडक्टर, ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स होते हैं लगा हुआ। तो ट्रांजिएंट चेंजेस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सर्किट किसी भी चेंज पे कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली उस सर्किट के टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होती है। टाइम कांस्टेंट का डायरेक्टली रिलेशन आपके इंडक्टर या कैपेसिटर से होता है। जैसे कि कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होता है RC। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है टाइम कांस्टेंट? ये टाइम कांस्टेंट यही है कि आपका सर्किट चेंजेस पर कितना क्विकली रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जांपल, आपके कमरे में एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, सॉरी, उस पर है टेम्परेचर 30 डिग्री, रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री। आपने 26 पे एयर कंडीशनर को चलाया तो AC पे फ़ौरन 26 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर रूम में कोई थर्मामीटर लगा हुआ है तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो ग्रेजुअली 35 से आहिस्ता 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 26 तक आएगा। ठीक है, जैसे आपने AC पे 26 किया, आपका रूम टेम्परेचर 26 नहीं हो जाता, 35 से 26 पे आने पे उसे टाइम लगता है। मतलब आपने एक एक्शन लिया 26 पे करने का और रिस्पॉन्स कैसे होगा, बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली होगा और एक टाइम आएगा कि आपके रूम का टेम्परेचर 26 हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई सर्किट इमेजिन करें कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर ड्रिवन सर्किट है और चिप में आपने एक एक्शन किया तो वो कितना क्विकली उस पर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, विद इन फ्यू नैनो सेकेंड वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इन कंपोनेंट्स के टाइम कांस्टेंट्स पे कि कितना क्विकली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब RC सर्किट और RL सर्किट को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है। ये बहुत पुराने कैमरास होते थे, आप लोगों की जनरेशन ने तो शायद यूज़ भी ना किए हो, लेकिन हमने वो यूज़ किए हुए हैं। आप जब एक दफ़ा तस्वीर खींच लेते थे उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता था। ठीक है, दूसरी तस्वीर लेने से पहले। ठीक है, उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि ये वेट क्यों करना पड़ता है, लेकिन जब तक आप एक सर्टेन टाइम तक वेट नहीं करते थे आप दूसरी तस्वीर नहीं खींच सकते थे। और उसकी वजह क्या होती थी? वजह क्या होती थी, ये बेसिकली उसी कैमरा वो जो उसमें जो फ्लैश था उसका ज़ीनॉन लेंस कहते हैं, ये उसी का सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। होता क्या था, जब आप कैपेसिटर फुली चार्ज होता था, और जब आप कैमरे का बटन प्रेस करते थे तो वो सीधा ज़ीनॉन लैम्प से कनेक्ट होता था और वो एक बर्स्ट ऑफ लाइट देता था। ठीक है, वो क्विकली थ्रू ज़ीनॉन लैम्प डिस्चार्ज होता था और एक बर्स्ट ऑफ लाइट देता था। लेकिन जब आप एक दफ़ा तस्वीर खींच लेते थे तो सर्किट दोबारा वापस कनेक्ट हो जाता था बैटरी के साथ और थ्रू RS वो कैपेसिटर चार्ज होता था। अब डिफरेंस क्या था, कैपेसिटर डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता था लेकिन कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता था। जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए आप अगली पिक्चर नहीं खींच सकते। तो क्यों अब ये डिफरेंट क्यों था? डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता था और चार्ज इतनी देर से क्यों होता था? क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट RC पे डिपेंड करता है। इस केस में R डिफरेंट था, इस केस में R डिफरेंट है। इस केस में RS इंटू C बन जाता है, इस केस में RC बन जाता है। तो दोनों टाइम कांस्टेंट डिफरेंट है।
तो बेसिकली जब आप एक तस्वीर खींच लेते थे और सर्किट दोबारा कनेक्ट होता था तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता था, और जब तक वो फुली चार्ज नहीं हो सकता आप दूसरी तस्वीर नहीं खींच सकते थे। इसी को बताया गया है। कैपेसिटर एक सर्टेन वैल्यू V0 तक चार्ज हो गया, और जैसे ही आपने इस पॉइंट पर बटन प्रेस किया तो ये देखें कितने कम टाइम में डिस्चार्ज टाइम है, कितने कम टाइम में वो मैक्सिमम वैल्यू से 0 पर आ गया। फौरन डिस्चार्ज हुआ, ज़ीनॉन लैंप ने बर्स्ट ऑफ लाइट दिया और तस्वीर खींची। अब दोबारा ये थोड़ी देर के लिए बटन जब पुश होता था तो इस तरफ कनेक्ट होता था, जैसे ही आपने रिलीज किया वापस इस तरफ कनेक्ट हो गया। अब RS की वैल्यू चेंज है तो उसने ग्रेजुअली चार्ज करना शुरू किया, और चार्ज टाइम देखें, टाइम डिस्चार्ज टाइम से कितना ज़्यादा, तो इतने सेकंड गुजरने के बाद आप नेक्स्ट पिक्चर खींच सकते थे। ठीक है, इसके बीच में नहीं खींच सकते थे क्योंकि लैंप इतना लाइट बर्स्ट नहीं दे सकता क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता। तो जैसे ही वो अपनी वैल्यू V0 को पहुंचता था फिर आप दूसरी वाली तस्वीर खींच सकते थे, आप क्लिक करते थे और दोबारा दूसरी तस्वीर खींची जा सकती। तो ये सर्किट बेसिकली आपको टाइम कांस्टेंट का बता रहा है। अब इसमें दो तरह के टाइम कांस्टेंट हैं इसी सर्किट में। एक टाइम कांस्टेंट है इस वाले सर्किट का, जिसको ये मैंने ड्रॉ किया। जब कैपेसिटर चार्ज होता है और स्विच इस तरफ आता है तो ये टाइम कांस्टेंट बनता है tau = RC, और एक टाइम कांस्टेंट है जब ये चार्ज हो रहा होता है, ये है RS × C, और दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट है क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं और टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली R और C पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस सर्किट को कि जब ये पुश बटन क्लोज है, और क्योंकि वो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम क्लोज होता था, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्ट करें उनको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज कहते हैं। हम ट्रांजिएंट सर्किट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटी सी चेंज में सर्किट कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। अगर इसको मैं यूजिंग किरचॉफ एनालिसिस इसकी इक्वेशन लिखूं इस सर्किट की, कि जब आपने बटन प्रेस किया हुआ है और कैपेसिटर थ्रू ज़ीनॉन लैंप डिस्चार्ज हो रहा है तो वो क्या बनेगा। अब ये ग्राउंड है, ये वोल्टेज हमें पता है VCT है, तो अगर मैं नोडल एनालिसिस लगाऊं तो कैपेसिटर का करंट हमने पढ़ा है क्या होता है। कैपेसिटर का करंट होता है, इसको लेट से हम कहते हैं C, ये कैपेसिटेंस C है। कैपेसिटेंस डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, ये हो गया कैपेसिटर का करंट, और इस रेजिस्टेंस का करंट क्या होगा VCT डिवाइडेड बाय R = 0। यही इक्वेशन बनेगी। हमने नोडल एनालिसिस लगाया और ये इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो C को अगर मैं पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। हम अभी इससे ये चीज कैसे बनी अभी आपको नहीं पता, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो VCT की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये बेसिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जिसमें
एक सर्टेन वैल्यू वी नॉट, हमने वैल्यू को K2 के लिहाज से किया हुआ, तो इसको फिर हम K2 कर लेते हैं। VCT K2 e raised to power minus t over RC है, और RC हमें पता है टाइम कांस्टेंट होता है, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट RC होता है। अब ये टाइम कांस्टेंट होता क्या है? टाइम कांस्टेंट एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज, कैपेसिटर या इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो उस टाइम में अपनी प्रीवियस वैल्यू से अगर तो डिस्चार्जिंग हो रही है तो 63.2% कम हो जाते हैं, अगर चार्जिंग हो रही है तो 63.2% ज़्यादा हो जाते हैं। उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है? फॉर एग्जांपल इधर इसकी मैक्सिमम वैल्यू K2 1 है, लेट्स से K2 का कोफिशिएंट 1 है। K2 जितने टाइम में 63.2% डिस्चार्ज होके 1 से 0.368 टाइम्स ऑफ K2 बनेगा, ये कितना ड्रॉप है? 63.2%। उतने टाइम को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। एक वैल्यू इसकी थी 1 K2 और एक इसकी वैल्यू है 0.368 K2। ये कितना ड्रॉप है? ये 63.2% ड्रॉप है, या 0.632 कम हो गया। तो वो टाइम जो इसको मैक्सिमम वैल्यू से 0.368 टाइम्स ऑफ K2 आने पे लगा, उसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। और ये हर वैल्यू के लिए, लेट्स से इस जगह पर इसकी वैल्यू है 0.368। 0.368 को 63.2% अगर आप ड्रॉप करें तो वो बनता है 0.2325। तो वो टाइम जो 0.368 को 63.2% ड्रॉप के बाद 0.2325 तक ले आए, वो टाइम, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो एक्स एक्सिस पे स्केल है, ये हमने एक टाइम कांस्टेंट की से मल्टीप्लाई करके स्केल बनाया हुआ है। टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, मींस हर वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो टाइम कांस्टेंट टॉ है। हर वैल्यू 2 टॉ, 3 टॉ टाइम कांस्टेंट उनका जो है वैल्यू का डिफरेंस जो है वो टाइम कांस्टेंट टॉ से। तो वो टाइम जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, अपनी प्रीवियस वैल्यू से 63.2% चेंज कर रहे हैं। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो लेस 63.2% ड्रॉप हो जाए, अगर चार्ज हो रहा है तो 63.2% इंक्रीज हो जाए। उस स्पेसिफिक टाइम को हम कहते हैं, ये इस कंपोनेंट का टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया है ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। कैपेसिटर एक वैल्यू, सर्टेन वैल्यू से ग्रेजुअली डिस्चार्ज कर रहा है, और एक कैपेसिटर कितने टाइम में डिस्चार्ज हो जाता है? इसका बेसिकली आंसर है इनफिनिट टाइम। एक कैपेसिटर को कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो अब इनफिनिट टाइम तो हम वेट नहीं कर सकते सर्किट में, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट निकाल लें। उस कैपेसिटर का जब आपको टाइम कांस्टेंट पता चल जाए, उस टाइम कांस्टेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 टॉ। ये वो टाइम है जिसमें आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया या फुली डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि एक्चुअली तो वो टाइम इन्फिनिट पर जाकर होता है। लेकिन 5 टॉ पास होने के बाद देखें K2 से वो मैक्सिमम 0 के बहुत पास तक ड्रॉप हो चुका हुआ है, लेकिन 0 नहीं हुआ। तो 5 टॉ हम ये टाइम कंसीडर करते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर को सर्किट में लगे 5 टॉ टाइम से ज़्यादा हो गया तो वो अपनी स्टेडी स्टेट में आ चुका है, या अगर वो चार्ज हो रहा है तो वो कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है, या अगर उसको डिस्चार्ज होते हुए 5 टॉ का टाइम गुजर गया है तो वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं कि होता क्या है। कोई भी कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो अपनी करंट वैल्यू से 63.2% ड्रॉप हो जाए जिस टाइम में। ठीक है, अब कैपेसिटर ने चार्ज होना है, डिस्चार्ज होना है, डिस्चार्जिंग के लिए कोई टाइम तो लगेगा, एकदम से तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो वो अपनी एक सर्टेन वैल्यू से 63.2% ड्रॉप होकर जिस वैल्यू तक पहुंचता है, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ड्रॉप होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है,
अपनी करंट वैल्यू से 63.2% ड्रॉप होके वो जिस वैल्यू पे पहुंचता है, इन दो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे पहुंचने तक जितना टाइम लगता है उसको हम उस कंपोनेंट का, उस कैपेसिटर का या उस इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब आई होप कि आपको ग्राफ जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये k टू e माइनस t और RC का ग्राफ है, ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, आपको नजर आ रहा है, ये मुसलसल ड्रॉप हो रहा है। और दूसरी मैंने बात की कि जब कैपेसिटर को टाइम 5 टाउ गुजर जाए, किसी भी इंडक्टर या कैपेसिटर को उसके टाइम कांस्टेंट से 5 टाइम मल्टीप्लाई करके जो टाइम आता है वो टाइम होता है जिसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया है या कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि एक्चुअली तो वो उसको टाइम इन्फिनिट लगता है, लेकिन इस टाइम के अंदर वो तकरीबन अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी तो देखें 5 टाउ और ये 0 के करीब, बहुत करीब पहुंच चुकी हुई है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम के अंदर ये डिस्चार्ज हो चुका होता है। बाकी इस वेरी स्मॉल वैल्यू से 0 पे पहुंचने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 टाउ टाइम तक ही एज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, लेकिन एक्चुअली वो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो डिस्चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट सर्किट की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इससे पहले हमने भी एक कैमरा वाला सर्किट किया था, उसमें इस टाइप की इक्वेशन बनती है, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, इस स्पेसिफिक फॉर्म की इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका सोल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का होता है, कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं हम। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, डेरिवेटिव ऑफ xt प्लस axt इज इक्वल टू f ऑफ t, ठीक है। अब ये इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म ऑफ रिस्पांस भी कहते हैं। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है जिसको हम कहेंगे xt, वो ऑफ कोर्स जब हम इस इक्वेशन में से पुट करें तो उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, लेट्स से ax प्लस by इज इक्वल टू 2 है अगर, तो x और y की ऐसी वैल्यू जो कि अगर वेरिएबल हैं आप फाइंड कर लें कि जो पुट करने के बाद ये इक्वेशन लेट्स से इट्स 3x और 4y, x और y की ऐसी वैल्यू आप फाइंड कर लें जिसको पुट करने के बाद ये इक्वेशन इक्वल टू 2 बन जाए या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। मींस x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम xt की ऐसी वैल्यूज फाइंड कर लें जिसको हम यहाँ पर पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली दो सॉल्यूशन का सम होता है, एक को हम कहते हैं xpt और एक को हम कहते हैं xct। xpt पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन और इसको फोर्स्ड रिस्पांस भी कहते हैं। ये इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है xpt, ठीक है। ये इस इक्वेशन का मींस आप xpt को पुट करें तो वो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। दूसरा होता है xct, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या नेचुरल रिस्पांस। ये बेसिकली आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड को जब आप इक्वल टू 0 पुट कर दें तो एक स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। आपकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है 50, इसको इक्वल टू 0 कर दें तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। इस होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं xct, ठीक है। xpt पर्टिकुलर सॉल्यूशन, xct कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन।
इसको हम फोर्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और स्टेप रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स, और इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। सर्किट्स के लिहाज से फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल ये कोई सर्किट है R1 R2 और ऐसे अगर वो सर्किट काफ़ी देर से डिस्कनेक्टेड है, इस पर कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ, सर्किट काफ़ी देर से डिस्कनेक्ट है, सोर्स अटैच नहीं है, अचानक आप उसके साथ सोर्स अटैच कर देते हैं, आपने इस बटन को प्रेस किया, इस सर्किट को सोर्स मिल जाएगा। इस टाइप का रिस्पांस जो होता है वो फोर्स्ड रिस्पांस होता है। ठीक है, काफ़ी देर से सोर्स डिस्कनेक्ट है, अचानक आपने सोर्स अप्लाई किया, आपने फोर्स अप्लाई कर दी है किसी भी सर्किट पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोर्स्ड रिस्पांस। अचानक सर्किट के साथ कुछ कनेक्ट नहीं था, एक सोर्स कनेक्ट हो गया। नेचुरल रिस्पांस क्या होता है? काफ़ी देर से सोर्स कनेक्ट है, अचानक आप इस स्विच को ओपन कर दें, अचानक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। काफ़ी देर से सोर्स कनेक्ट है, आपने अचानक उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इस टाइप का जो रिस्पांस आता है वो नेचुरल रिस्पांस होता है। वो आपको पता है कि कैपेसिटर ने वोल्टेज को स्टोर किया होंगे और वो ग्रेजुअली उसको डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि सोर्स तो रहा नहीं, तो नेचुरल रिस्पांस ग्रेजुअली जीरो की तरफ मूव कर रहा होता है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल टाइप का होता है। ये जस्ट सर्किट की फॉर्म में आपको बताने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन XPT होता है। जैसे हम XPT पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाला। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन XCT होता है, होमोजेनियस का। इसमें हम XCT पुट कर दें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन जाती है। इसमें XPT पुट कर दें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन जाती है। अब इस इक्वेशन में एक चेंज है, ये A क्यों लिखा, यहाँ पर T था, A इसलिए लिखा कि ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने जो सर्किट्स करने हैं उसमें नॉर्मली जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो वो कांस्टेंट होते हैं। मींस 12 वोल्ट 4 एम्पेयर 9 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, तो ये सोर्सेज नॉर्मली कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे वाले केस में जो इनपुट होती है वो नॉर्मली कोई कांस्टेंट होती है, उसको हमने A से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे वाले केस में ये कोई फंक्शन नहीं होता, बेसिकली ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है। तो हमने उसको एक कांस्टेंट A से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम जिन इक्वेशन को डील कर रहे होंगे वो उनमें राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट होगा बजाय इसके कोई प्रॉपर फंक्शन हो। तो अगर आप अब इस इक्वेशन को देखें, XPT प्लस AXPT इज इक्वल टू A। इस इक्वेशन को देखिए, आप मुझे बताएं इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? जबकि अब आपको पता है कि A कांस्टेंट है, A एक कांस्टेंट है और मैं XPT की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। तो वो क्या हो सकती है? राइट हैंड साइड पे जब कांस्टेंट है, तो अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स XPT भी कोई कांस्टेंट होगा। अगर XPT कोई कांस्टेंट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ ही नहीं सकती। तो हम कहते हैं ठीक है, अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है तो XPT भी कोई कांस्टेंट होगा, उसको हम कह देते हैं K1। अब K1 को अगर हम पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ K1 प्लस A K1 इज इक्वल टू कैपिटल A। तो ये तो हो गया 0 क्योंकि K1 कांस्टेंट है। तो K1 की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल A ओवर स्मॉल a। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का
अगर आप उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो इस कांस्टेंट से अगर xpt का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाए तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा जिसको हम k1 कहते हैं। ठीक है, ये xt दो सॉल्यूशन के सम के इक्वल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के और कंप्लीमेंट्री के। xpt कैसे फाइंड करना है ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को जो आप सर्किट से इक्वेशन लिखेंगे उसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डेरिवेटिव के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 है। इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो भी रहा हो तो आप उसको उससे उसी वैल्यू को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, इस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय xpt के कोफिशिएंट, तो वहां से आपके पास आ जाएगा k1। अब चलते हैं xct की तरफ की कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपने कैसे फाइंड करना है। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए होमोजेनियस इक्वेशन को यूज करें आप। होमोजेनियस इक्वेशन क्या थी, d/dt ऑफ xc प्लस axc इज इक्वल टू 0, या मैं यूँ भी लिख सकता हूँ d/dt ऑफ xc इज इक्वल टू माइनस axc, और ऐसे लिख सकता हूं। अब ये फॉर्मेशन किस टाइप की बन रही है, अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे फंक्शन खुद हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अगर ये वाली फॉर्मेशन बन रही हो कि ऊपर डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में खुद फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, या इसको हम इस फॉर्म में लिखें, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसा इंटीग्रल जो नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ xc। ठीक है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो क्या बनता है, नेचुरल लॉग ऑफ xc इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा माइनस at प्लस सी कोई भी कांस्टेंट जो कि इंटीग्रेट करते हुए आता है, माइनस at प्लस सी। अब हमें तो xc चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ xc नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ।
एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स सी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी प्लस सी और ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू ई रेज टू पावर सी। और हम कहते हैं कि क्योंकि ई रेज टू पावर सी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो हम कहते हैं ई रेज टू पावर सी को हम k2 कह देते हैं। तो एक्स सी ऑफ टी किस टाइप का हो जाएगा? एक्स सी ऑफ टी विल बी k2 e raised to power minus 8. xct will be k2 e raised to power minus 8. इसका सॉल्यूशन जो बना कॉम्प्लीमेंट्री होमोजेनियस इक्वेशन का, क्या बना? अगर एक्स सी ऑफ टी k2 e raised to power minus e a t टाइप का हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आप सोचें आपने ये सॉल्यूशन नहीं किया, आपने इसको सॉल्व ही नहीं किया, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इक्वल टू 0, तो अब एक्स सी ऑफ टी की क्या वैल्यू हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? ऑफ कोर्स वो 0 तो नहीं हो सकती। अगर आपने एक्स सी ऑफ टी को 0 ही कर दिया तो फिर तो पीछे कुछ रहा नहीं, आपका मेन फंक्शन ही 0 हो गया, वो तो सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी ऐसी नॉन जीरो वैल्यू एक्स सी टी की सोचें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो किस टाइप की वैल्यू हो सकती है? कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कि जाहिर सी बात है आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होके 0 बनेगी, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होके 0 बनेगी। अब कौन सा ऐसा फंक्शन होता है कि जो उसके डेरिवेटिव के इक्वल ही आ जाता है? अगर उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो एज इट इज रिपीट हो जाता है। ऐसे कितने फंक्शन है, गिने चुने फंक्शन है मैथमेटिक्स में कि जिनका अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो एज इट इज वापस आ जाते हैं। ऐसा ही है ना, गिने चुने फंक्शन है मैथमेटिक्स में कि जिनका डेरिवेटिव उनके ओरिजिनल के इक्वल होता है। ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। e raised to power x, e raised to power x is f of x, derivative of f of x is e raised to power x। तो ऐसे फंक्शन कौन से हैं जिनका डेरिवेटिव इक्वल हो? जो फंक्शन अब उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो खुद को रिपीट करता हो, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होके इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स भी मैटर करते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स सी ऑफ टी किस टाइप का आया? एक्सपोनेंशियल टाइप, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का। ये नेगेटिव साइन बेसिकली कॉज करेगा इस सब्ट्रैक्शन को और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप का होगा जिसमें एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियली ऐसा फंक्शन है मेनली जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो इटसेल्फ रिपीट होता है। तो ये तो हमने देख लिया सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब क्योंकि हमें पता है कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का सम है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? xpt is k1 plus k2 xct is k2 e raised to power minus at। ये किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। ठीक है, मींस आप जो भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट करेंगे उस फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का सॉल्यूशन इस टाइप का होगा। इस टाइप में आपने मेनली क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? आप k1 फाइंड करेंगे, आप k2 फाइंड करेंगे और आप इस a को फाइंड करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीटली फाइंड हो जाएगा।
अब इसमें क्या रह गया, अगर मैं कहूँ कि ये ए जो है, ये वाला ए, इसको मैं कह दूँ कि ये 1/tau के इक्वल है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक ही बात है। अगर मैं ऐसे कह दूँ कि ये 1/tau के इक्वल है, तो यही इक्वेशन बन जाएगी xt = k1 + k2 e⁻t/tau तो ए भी कांस्टेंट है, a = 1/tau अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। ए भी फाइंड किया जा सकता है, नॉर्मली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम फाइंड करते हैं। इस सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड करते हैं, k1 पैरामीटर, k2 पैरामीटर और tau फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। फिर अपनी मर्जी से जो भी टाइम वैल्यू t देंगे हम, उस स्पेसिफिक टाइम वैल्यू पे हम कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको k1 पता है, आपको k2 पता है, आपको tau पता है, सिर्फ अननोन क्या रह जाएगा, ये t क्या है, टाइम। आप देखना चाहते हैं कि इस सर्किट की कनेक्ट होने के बाद एट t = 92 मिलीसेकंड क्या वैल्यू है, तो आप t को 92 पुट करते हैं। आप देखना चाहते हैं 100 मिलीसेकंड बस की क्या वैल्यू है, आप t को 100 मिलीसेकंड पुट करते हैं, ठीक है। तो वो आपके अपने हाथ में, आप कोई किसी भी इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, सिर्फ t की वो वैल्यू पुट करें। k1 भी आपको पता होगा, k2 भी पता होगा और tau भी आपको पता होगा, ठीक है। तो अब k1 और k2 और tau कैसे फाइंड करना है, इस तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, k1 + k2 e⁻t/tau। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो हम देखते हैं k1 k2 और tau कैसे फाइंड करना है, फिर उसको यूज़ करते हुए हम कोई एग्जांपल करेंगे, k1 k2 और tau फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।